नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2025 में जो परीक्षा हुई है, बेसिकली ये कल पेपर हुआ है, उसी का पेपर मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। किसी विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, 2025-26 का पेपर है, 26-27 के लिए भी, 28-29 के लिए भी, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा बीए के थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है, उसी के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उनके उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उत्तर आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ है, तो उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और आपको पहले से मैं बता दूं कि मैं इंग्लिश का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, इंग्लिश से दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं रहा है, लेकिन आपका प्यार, आपके कमेंट्स इतने आ गए कि गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन पेपर जैसे आप हिंदी का सॉल्व करवाए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का या पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व करवाएं, सोशियोलॉजी का, ऐसे ही अंग्रेजी का क्यों नहीं लाते। तो मैंने कहा बिल्कुल, प्यार के आगे दुनिया को झुकना पड़ता है। तो आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा रहा कि मुझे जो है इंग्लिश पढ़ाने पर आप लोगों ने मजबूर किया। तो मैं प्रस्तुत हूं आपके समक्ष इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास लेकर के। इसका पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चलिए जानने का प्रयास करते हैं इस महामैराथन क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि आज मैं पेपर भी आपको दिखाऊंगा। देखो, ऐसी बात नहीं कि मैं हवा में बातें करता हूँ, ये पेपर आपका है। पेपर भैया देखो, अगर आपको कम दिख रहा हो यहाँ से, अभी इससे कम दिख रहा होगा, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, चलिए अब स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। अब ठीक है, दिख रहा है बाबू, बताइए दिख रहा है? चलिए बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। अब इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पेपर कोड आपका लिखा हुआ है, एनईपी के तहत पेपर हुआ है और ये पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर का है। अभी जस्ट पेपर हुआ है, कल या आज का ही पेपर है, ठीक है। 2025-26 में पेपर हुआ है। मैंने कहा इसको सॉल्व कर दे ताकि अंग्रेजी वाले बच्चे भी लाभान्वित हो सके। इंग्लिश लिटरेचर का एक क्वेश्चन पेपर है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, ये पेपर का नाम है। 2 घंटे का समय दिया गया था, 75 नंबर का पूर्णांक था, ठीक है। कहा है नोट की अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं किसके हिसाब से, जो डायरेक्शन दी गई है, जो क्वेश्चंस में बताया गया, मतलब कि जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है, तो पहले मैं प्रश्न पत्र को दिखाऊंगा, फिर उसके उत्तर को मैं विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। तो तीव्र गति से यहाँ पर समझे। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जिनको कहते हैं हिंदी में, उसी को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। नोट करा कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यहाँ से आपको 5 प्रश्न करने हैं। आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 30 वर्ड्स, यानी 30 वर्ड से अधिक उत्तर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स, यानी कि एक प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर का है। 7 × 5 = 35 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। वैसे 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन उनमें से 5 ही प्रश्न आपको करने थे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैं लिख करके अच्छे तरीके से रखा हूँ। राइट अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी पर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। ट्रेजेडी के बारे में मैंने आपको बता रखा, ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, ट्रेजी कॉमेडी क्या है, इन तीनों चैप्टर्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बारे में क्या लिखना है आपको, यही सब प्रश्न आपसे पूछा गया, तो इसके बारे में बता दूंगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज फ्लैशबैक, फ्लैशबैक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन द टर्म फोरशैडोइंग, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेटिंग, यानी सेटिंग मतलब होता है कथानक कह सकते हैं, जिस सॉरी कथानक बोलते हैं प्लॉट को, ठीक है। फ्लैशबैक को कहते हैं पूर्व दीप्ति, यानी कि जैसे कहानी इसमें फ्लैशबैक में चलती है, पहले कहानी का मध्यांतर जो है बता दिया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी पहले की कहानी बताई जाती है। तो पहले कुछ क्लाइमैक्स दिखा देंगे, फिर कहानी का शुरुआती दौर दिखाएंगे, तो फ्लैशबैक उसी को कहते हैं। फोरशैडोइंग भी ऐसे होता है। सेटिंग जो होता है देश काल और वातावरण होता है, सभी को मैं बारीकी के साथ चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल आप क्वेश्चंस देखें। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म एपिथेट, एपिथेट टर्म के बारे में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, माने महत्व होता है, ऑफ द ओपनिंग सीन्स इन ओथेलो, ओथेलो की रचना उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रूफ डज आइगो यूज टू कन्विंस रोडेरिगो दैट कैसियो एंड डेस्डेमोना आर लवर्स, इसके बारे में चर्चा मैं करूंगा अभी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट आर द सिंबल्स इन द हियरी एप, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बिली लोमेंस,
जॉब इन द प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ना। मैंने हिंदी में भी इन प्रश्नों के उत्तर लिख रखे हैं, अंग्रेजी में भी। राइट अ वेरी शॉर्ट द पर्पज ऑफ पैडी एंड यंग्स एनकाउंटर इन द हेरी एप्स फर्स्ट सीन। ठीक है, तो ये रचना है द हेरी एप्स, इसके बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए समाप्त होता है। सेक्शन बी में तमाम सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, 150 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, केवल 2 क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। प्रश्न आपका दिया हुआ कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अथॉरिटियल इंस्टीट्यूशन, राइट अ शॉर्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ जो है डेस्डेमोना। इसके अलावा तमाम सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं अभी देखने का प्रयास करता हूँ। सेक्शन सी की बात की जाएगा तो अभी मैं सारे प्रश्नों को लिखा हुआ हूँ, तो उसको मैं चर्चा करूंगा लास्ट में, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि डबल मेहनत हो जाती है। सेक्शन सी की बात की तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको 300 शब्द में उत्तर लिखना होता है, 20 नंबर का एक प्रश्न होता है और केवल 2 क्वेश्चन, यहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो ये बढ़िया पेपर बनाया गया था। ठीक है, 5 और 2 और 1 यानी कि कुल मिलाकर के 6-7 क्वेश्चन करने बड़े आराम से हो जाते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ चॉकलेट क्रीम सोल्जर इन आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन रचना है, उसी के बारे में बताया गया है। डिस्कस ओथेलो एज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन। डिस्कस ओथेलोज हेरोइक क्वालिटीज एज वेल एज हिज फ्लॉज व्हिच लीड टू हिज डिमाइज। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर थे। अब मैं बी इंग्लिश बी थर्ड सेमेस्टर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा का इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, तो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। सेक्शन ए के क्वेश्चन जो थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन की संख्या है और 10 के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। वैसे 5 ही प्रश्न आपको करने थे, लेकिन मैं 10 के उत्तर आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था भैया? पहला प्रश्न पूछा गया था राइट अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन ट्रेजेडी, यानी त्रासदी यानी ट्रेजेडी पर एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि छोटी सी टिप्पणी लिखनी, ज्यादा नहीं। 30 शब्दों में लिखना ट्रेजेडी पर, तो क्या लिखेंगे? देखिए, ट्रेजेडी की अगर बात करें बेटा, तो ट्रेजेडी इज अ genre of drama where the protagonist यानी कि हीरो, त्रासदी नाटक की एक विधा है जहां नायक ऑफ्टन ऑफ नोबेल बर्थ यानी जो अक्सर कुलीन वंश का जो है होता है, सफर सा कैटास्ट्रोफिक फॉल फ्रॉम ग्रेस लीडिंग टू दियर डिमिस और ग्रेट सफरिंग। तो नायक यहाँ पर क्या, त्रासदी एक नाटक है, एक ऐसी विधा है नाटक की जहां नायक को अक्सर कुलीन वंश का नाटक होता है और पतन का शिकार होता है वो। ठीक है, नायक कुलीन वंश का होता है, पतन का शिकार होता है, जिससे उसकी मृत्यु या महान दुख उसको पहुंचता है। और इस रचना में, इस नाटक में आप देखते हैं कि जो है हैप्पी एंडिंग ना होकर के यहाँ पर दुखांत होता नाटक, यानी यहाँ पर जो है सारो एंडिंग होती है। यानी कि जो नाटक का नायक होता है वो होता है उच्च वर्ग का, कुलीन वर्ग का होने के साथ साथ वह एक प्रकार से वो डाउनफॉल होता है उसका, और उसी डाउनफॉल के चलते उसका एक निर्णय कहीं ना कहीं पे उसको डाउन की ओर ले जाता है, वही निर्णय उसको आगे ले जाता है। लेकिन वह आगे वाला निर्णय ना चुन करके वो डाउन वाला निर्णय चुन लेता है और वह एक प्रकार से नीचे चला जाता है। यानी कि वो अपने पद से, अपनी गरिमा से, जहां तक उसका एक प्रकार से वर्तमान में स्थिति है, उस स्थिति से, इस सिचुएशन से वो नीचे की ओर चला जाता है। ऐसे में वो अपने आप को या तो मृत्यु हो जाती है उसकी, या फिर वो बहुत ज्यादा कष्ट में होता है। क्लियर? इस तरीके से यही होता है आपकी ट्रेजेडी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैंने विस्तार से उसको समझाया हुआ है। आगे लिख सकते हैं आप, इट एम्स टू इवोक पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। इसका उद्देश्य क्या होता है? इट्स एम, इसका उद्देश्य टू इवोक पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस, दर्शकों में करुणा और भय पैदा करना होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, किसका? त्रासदी का। त्रासदी पढ़ने के बाद में सहानुभूति, करुणा, भय दोनों सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है इसमें। ऑफ्टन ड्यू, जो अक्सर, टू द हीरोज ट्रेजिक फ्लो, यानी कि जिसको आप कहते हैं हेमरटिया। ठीक है, हेमरटिया बोलते हैं इसको, जो अक्सर नायक के दुखद दोष के कारण होता है। ठीक है, नाटक का जब इसमें पतन होता है, जो नाटक का जो नायक होता है उसी का मेन पतन होता है, जिस पर नाटक लिखा गया है वही एक प्रकार से डाउन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो दर्शक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पे दुखी हो जाते हैं, उनको भी दुख और करुणा और दया के भाव उनके मन में उस हीरो के प्रति आने लगते हैं और डर भी आ जाता है। ये सब होता है आपका एक ट्रेजेडी में। ठीक है, त्रासदी में। तो नायक के दुखद दोष के कारण से उसका
जो अंत होता है कहानी का, नाटक का, वो भी दुखद ही होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न है भैया, व्हाट इज फ्लैशबैक? फ्लैशबैक क्या है बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फ्लैशबैक किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फ्लैशबैक इज अ लिटरेरी टेक्निक वेयर द नरेटर इंटरप्ट्स द करंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू रिलेट एन इवेंट दैट हैपेंड एट एन ईयरलर टाइम। यानी कि फ्लैशबैक इज अ लिटरेरी टेक्निक। फ्लैशबैक एक साहित्यिक तकनीक है, लिटरेरी टेक्निक है ये, ठीक है। जहां क्या होता है, वेयर द नरेटर, यानी जो कथावाचक होता है, कथा कहने वाला होता है, उसी को नरेटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, नरेटर इंटरप्ट्स द करंट सीक्वेंस, यानी वह घटनाओं के वर्तमान क्रम को रोक देता है। यानी एक सीक्वेंस में जो घटनाएं चल रही होती, कहानी में चलनी चाहिए, नाटक में चलनी चाहिए, वो एक सीक्वेंस में चीजों को नहीं बताता है। सीक्वेंस को रोक करके कहीं आगे की सीन उठा करके बीच में चिपका देता है, बीच की सीन पीछे चिपका देता है, इस तरीके का करता है। इसी को पूर्व दीप्ति या फिर फ्लैशबैक के नाम से जानते हैं। तो करंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ रिलेट एन इवेंट दैट हैपेंड एट एन अर्लियर टाइम, यानी वह वर्तमान क्रम को रोक करके एक पहले के समय में हुई घटना को बताता है, एक फिर बाद की हुई घटना को फिर उसको रिलेट करता है, और फिर कहानी जब पूरी देख लेते हैं तब आपको समझ में आता है। ये प्रायः इसलिए किया था ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप कहानी के उसको क्लाइमेक्स को, कहानी के अंत को जानने के लिए उत्सुक रहें कि कहानी की शुरुआती दौर क्या है और अंत दौर क्या है। कहानी सीधी साधी सपाट ना कह करके कहानी को फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति में ले जा करके कहानी की आगे की सीन को पहले दिखा देना, पहले की सीन को बाद में दिखा देना, या हीरो किसी को अपनी कहानी बीच में बताता है कि भाई मेरी ऐसी कहानी थी पूर्व दीप्ति। जैसे कि मान लेते हैं साउथ की मूवी में ऐसा होता है कि हीरो पहले जो है दिखा देता है कि भाई हीरो और हीरोइन का बिछड़ावपन हो गया या फिर ब्रेकअप हो गया, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, अब ब्रेकअप कैसे हुआ उसकी कहानी हीरो बैठ करके किसी दूसरी लड़की को बताता है। आपने साउथ की मूवीज में ऐसे देखा होगा। तब जो साउथ की मूवी में बैठ करके वो बताता है तो पूर्व दीप्ति ही वो कहानी है, वो फ्लैशबैक पर ही आधारित होती है। ऐसे नाटक जिसमें क्या होता है कि घटना पहले घट चुकी है, लेकिन उस घटना के बारे में कोई व्यक्ति किसी दूसरे को बता करके कहानी को पूरा समझाने का प्रयास करता है, यही होती है पूर्व दीप्ति, यही होती है फ्लैशबैक, ठीक है। तो फ्लैशबैक के बारे में यही लिखेंगे अंग्रेजी में आगे, इट इज यूज्ड, इसका उपयोग टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, वर्तमान स्थिति या चरित्र को पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए, हिस्ट्री उसकी, और कॉन्टेक्स्ट द करंट सिचुएशन आर करेक्टर, यानी इतिहास या संदर्भ प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि जो है वर्तमान स्थिति या चरित्र को पृष्ठभूमि की जानकारी हो सके, उसके इतिहास की जानकारी हो सके कि पहले इसके साथ क्या हो चुका है, और संदर्भ कहाँ से कहानी कही जा रही, संदर्भ करने और उसका जो प्रसंग है क्या है, कहाँ का है, इसको समझने में मदद करती है। तो इस तरीके से ये कहानियां, मतलब कि ये जो है नाटक में ऐसे होता है, ठीक है। ड्रामा में प्रायः, और बेसिकली जो पाश्चात्य ड्रामा रहे, अमेरिकन ड्रामा या ब्रिटिश ड्रामा, उसमें ऐसे जो है देखने को मिल जाता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द टर्म फॉरशैडोइंग, यानी शब्द पूर्वाभास जिसको कहते हैं, पूर्वाभास माने होता है फॉरशैडोइंग, इसकी व्याख्या कीजिए। Foreshadowing is a narrative device where an author subtly hints at future events or outcomes that will take place later in the story। यानी पूर्वाभास यानी foreshadowing is a narrative device। नरेटिव डिवाइस यानी पूर्वाभास एक कथात्मक उपकरण होता है। क्या होता है? एक कथात्मक उपकरण होता है जो कथा में या नाटक में प्रायः प्रयोग किया जाता है। वेयर, जहां एन ऑथर सबटली हिंट्स, जहां एक लेखक सूक्ष्मता से, एट फ्यूचर इवेंट्स, सूक्ष्मता से भविष्य की इवेंट्स, घटनाओं, और आउटकम्स या परिणामों, आउटकम्स माने परिणाम जो प्राप्त होता है, दैट विल टेक प्लेस लेटर इन द स्टोरी, तो ये परिणामों की ओर इशारा करता है या घटनाओं की ओर, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं या भविष्य में होने वाली जो परिणाम है उसकी ओर इशारा करता है एक लेखक, एक कवि या एक नाटककार। जब एक नाटक में या रचना में नाटककार जो पहले होने वाली यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में, भविष्य में होने वाले परिणामों के बारे में जब लेखक कुछ हिंट्स देता है, कुछ इंडिकेशन देता है, ठीक है, तो कुछ इशारा करता है जो कहानी के बाद में होने वाला होता है, उसी को फोरशैडोइंग कहते हैं।
तो फॉरवर्डिंग जो होता है कथात्मक उपकरण होता है, एक नरेटर डिवाइस होती है जो क्या करती बेटा, जो हमको किसी पहले के इवेंट्स या जो आगे होने वाला भविष्य में ऐसे आउटकम्स के बारे में हमको पहले से एक इंडिकेट करती है, एक जानकारी देती है, एक पहले से हमको जानकारी दी कि भाई ऐसे कहानी में हो सकता है कि एक हिंट सा देती है। तो यही होता है फोरशैडोइंग। इट्स पर्पज, इसका उपयोग या उसका उद्देश्य, इट्स पर्पज, इसका उद्देश्य इज टू बिल्ड सस्पेंस, रहस्य पैदा करना होता है, एंड प्रिपेयर द रीडर और ऑडियंस यानी और पाठक और दर्शक को फॉर द फाइनल रेजोल्यूशन यानी कि अंतिम समाधान, अंतिम निष्कर्ष के लिए तैयार करता है कि अंतिम निष्कर्ष क्या होने वाला है, इसके लिए पहले से कुछ हिंट्स देता हुआ चलता है ताकि कहानी में आपकी रुचि पैदा होती रहे और आप खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आगे कहानी में, आगे नाटक में क्या होने वाला है। ऐसे में आप अपने आप को नाटक में घुला मिला समझते हैं। और ऐसे आप देखते हैं आजकल की जो मूवी आती है उसमें थोड़ा सा क्लू दिया जाता है कि भाई गुंडा कौन है। कुछ समय पहले होता था, पहले की जो है मूवीज वगैरह में क्या होता था कि पहले से क्लियर है कि ये एक व्यक्ति हीरो है और एक व्यक्ति गुंडा है, विलेन है, और दोनों के बीच में क्लियर रहता था। लेकिन फिर क्या होता है, एक बीच की मूवी अभी नई नई जो मूवी आई उसमें गुंडा क्लियर होता है, विलेन क्लियर ही नहीं होता कि विलेन है कौन। तो फिर बाद में आकर के विलेन क्लियर होता है कि विलेन कौन सा। या मर्डर मिस्ट्री मूवीज में आप देखते हैं मर्डर किसने किया है ये पता ही नहीं चलता, लेकिन मूवी में थोड़ा थोड़ा क्लू आपको दिया जाता है कि भाई मर्डर इसने किया, हो सकता है इसने किया, हो सकता है इसने किया। आप उसी में दिमाग लगाते हैं इसने किया, और लास्ट में एक कोई दूसरा व्यक्ति होता है जिसने मर्डर किया होता है, वो आपका क्लू दे रहा होता है कि भाई इसने किया, आप इसमें फंसे हैं और आगे कोई दूसरा आता तो वही क्लाइमेक्स हो जाता है जब बाद में कोई दूसरा निकल कर आता है कि भाई ये मिस्ट्री है, इसने मर्डर किया था। ये सब चीजें जो होती हैं ये ऐसे ही चीजों में मतलब कि ये इसी को फॉरवर्डिंग बोलते हैं और इसी तरीके से ये चीजें होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है ये चीजें तो आप जो है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का, लिखित टाइप का, अंग्रेजी का, हिंदी का, संस्कृत का, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं को करिकुलर से लेकर के सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एसएमएस करेंगे 9984 039 139, इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। वो नंबर बंद हो चुका है 9161 वाला, ठीक है, जो पहले नंबर मैं देता था वीडियोस के बीच में वो नंबर बंद हो चुका है। इस पर आप एसएमएस करेंगे। क्या एसएमएस करना है, आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में है तो आप लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में हैं, हमारा नाम ये है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमको आपका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है। तो आपके पास जैसे इतना लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी जमा कर सकता है, आपके घर में जो चलाता हो ऑनलाइन माध्यम वो भी जमा कर सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आप फीस जमा करवा देंगे, जैसे आपने फीस जमा करवाया उसके बाद में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे फीस जमा करवाएंगे उसके बाद में आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, इसमें आपको जैसे लाइव क्लास वाले जो ग्रुप होगा उसकी लिंक से आपको मतलब कि उस ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा लाइव क्लास वाले। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स तमाम सारे जो हो चुके हैं उनकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, मतलब कि वीडियो लेक्चर्स की लिंक भी, प्लेलिस्ट की लिंक, पीडीएफ नोट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या इस पीडीएफ ग्रुप का हमारे की पीडीएफ नोट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिस सेट। जैसे ये आपका पेपर सॉल्व करवाएगा 2025 का 26 का अभी जो पेपर हुआ आज, वैसे ही आपका पेपर भी सॉल्व, जो पिछले साल के पेपर है उनको सॉल्व करवाने का पूरा प्रयास रहता है और आगे आपके पेपर सॉल्व करवाए जाते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पर ये तो चीज मिलेगी ही, लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है और पेपर भी चल रहा है तो आप यही कोशिश करेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर भी हम आप ही से पढ़ें गुरुजी, थर्ड और फोर्थ का एक साथ ही कोर्स ज्वाइन कर ले। तो इसके लिए क्या आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जो बच्चा थर्ड एंड फोर्थ एक साल देगा उसके लिए 200 रुपए फीस नहीं लगेगी, यानी कि वैसे तो थर्ड सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए होगी। अगर आप केवल फोर्थ सेमेस्टर का जोड़ेंगे तो भी आपकी फीस 100 रुपए होगी, तो इसे दोनों का आपको 200 हो जाना चाहिए। लेकिन आपकी फीस दोनों की 200 रुपए ना रख करके केवल दोनों के लिए, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ने चाहते हैं, दोनों का एक साल लेना चाहते हैं एक साथ, तो उनके लिए केवल 150 रुपए फीस में क्या मिलेगा, 150 रुपए फीस में उनके लिए व्यवस्था हो चुकी है। अगर 150 रुपए आप फीस जमा करेंगे तो आपको पूरा थर्ड सेमेस्टर का नोट्स वगैरह मिल जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। ये आपका जो पीडीएफ पीछे चल रहा है, पीडीएफ आपको ऐसे ही पीडीएफ मिलता है, तो डेमो वगैरह नहीं मांगिएगा कि डेमो गुरुजी दिखा दीजिए, क्योंकि डेमो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, डेमो आपका यूट्यूब पर ही सारा डेमो है, तो यही सब डेमो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी पीडीएफ मिलेगा आपको ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे तब, फीस जमा करेंगे उसके बाद में ही जोड़ा जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, जिनको जुड़ना है वही एसएमएस करेंगे, बिना मतलब के प्लीज एसएमएस मत कीजिएगा। जिनको जुड़ना है उसी वही व्यक्ति एसएमएस करेगा। ठीक है, तो 039 139, ठीक है, 99 ये नंबर है, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का 150 रुपए फीस है, यही जुड़ना आपका फायदा मंद रहेगा। आप ऐसे सोचिए
कि जब आप एक सेमेस्टर की सीरीज खरीदते हैं एक सब्जेक्ट की, तो कम से कम 60 रुपए की पड़ती है, 50 रुपए की मान लो, तब भी आप 6 सब्जेक्ट की या 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे तो 50 आपका कम से कम 250-300 रुपए खर्च हो जाएंगे एक सेमेस्टर के लिए सीरीज खरीदने में। और आप 2 सेमेस्टर की खरीदेंगे तो आप कितना हो जाएगा, आपका कम से कम नहीं तो 600-700 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो केवल 150 रुपए में आप सब कुछ पाएंगे। और आप आपकी बात जब 4th सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो 4th सेमेस्टर की परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होने वाली है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरी व्यवस्था के साथ हर एक यूनिट का पीडीएफ नोट्स ऑब्जेक्टिव का आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वहां पर पूरा प्रैक्टिस 8वां यूनिट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला, इंग्लिश का, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। तो 4th सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वहां पर आपको नंबर लाने की चेष्टा ज्यादा करनी है। और यहाँ पर आपका पेपर लिखने वाला आता है तो इसमें आपको कुछ कम नहीं नंबर मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आप नंबर बढ़ा लीजिए अपना, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा तो वो आपका फर्स्ट डिवीजन बने, इसके लिए आप 4th सेमेस्टर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 4th सेमेस्टर में परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी सभी सब्जेक्ट की। और यहाँ पर को करिकुलर, मेजर, माइनर सभी सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा। आप ये बात ध्यान रखें, तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर, तुरंत जुड़ जाएं। ठीक है, तो आपके लिए फायदेमंद है और किसी से भी फीस जमा करवा सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है, व्हाट इज सेटिंग? सेटिंग क्या होती है? सेटिंग वाले परिवेश, वातावरण, कहानी या घटना कहाँ की है, कहानी या घटना कहाँ पर घटित हुई है, किस परिवेश की है, कहाँ की घटना है, उसी को सेटिंग कहा जाता है नाटक में, ठीक है, या फिर कहानी में, स्टोरी में, सभी में। Setting refers to the time and place where the main action of a story or play occurs. Setting जो होती बेटा, setting refers to the time and place. Setting उस समय और स्थान को संदर्भित करती है जहां, where, जहां द मेन एक्शन, जहां पर किसी कहानी या नाटक की मुख्य कार्रवाई होती है, ऑफ स्टोरी और प्ले ऑक्योर्स, यानी नाटक या कहानी की जहां पर मुख्य रूप से कहानी जो घटित होती है उसी समय को और उसी स्थान को डिनोट करता है, यानी टाइम एंड प्लेस दोनों को बताता है। क्या? सेटिंग। सेटिंग माने टाइम एंड प्लेस, यानी किस समय की घटना है और किस स्थान की घटना है। ठीक है, ये दोनों को बताता है सेटिंग, उसी को परिवेश कहते हैं हिंदी में। तो हर एक नाटक, हर एक कहानी में, हर एक उसमें आप देखते हैं उपन्यास में ये चीज आपको देखने को मिलती है कि वहां पर जैसे एक कथानक होगा, कथानक को प्लॉट कहते हैं। ठीक है, एक स्टोरी जिसको कहते हैं, दूसरा प्लॉट कहते हैं अंग्रेजी में उसको। ठीक है, कथानक को। ठीक है, दूसरा होता है आपका पात्र और चरित्र, यानी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो। ठीक है, तीसरा क्या होगा आपका? तीसरा होगा आपका सेटिंग, यानी कि देश काल वातावरण, यानी कि समय और स्थान, कहाँ की घटना है और किस समय की है। इसके बाद में वातावरण हो गया आपका, इसके बाद में आपका एक उद्देश्य होता है कहानी का, यानी कि एम्स या पर्पस क्या है इसका। इसके अलावा इसका अगला जो नाटक का जो तत्व होता है आपका अभिनेता, यानी कि एक्शन जो होता है वो। इसके अलावा नाटक का अगला तत्व होता है आपका ठीक है, जो कथोपकथन होता है, यानी कि डायलॉग्स, डायलॉग्स जो बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी, वो चीजें होती है। इसके अलावा आपका और भी तमाम से, जैसे लैंग्वेज एंड स्टाइल, यानी कि भाषा और शैली जो होती है वो, ये सब चीजें इसमें जो है तत्व होते हैं। इसकी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इट इंक्लूड्स द फिजिकल लोकेशन, यानी कि ये जो है भौतिक स्थान की बात करता है। हिस्टोरिकल इरा, यानी किसी ऐतिहासिक काल की बात हो सकता है। सोशल कंडीशन, यानी सामाजिक स्थिति। एंड एटमॉस्फेयर, वातावरण के बारे में पूरी जानकारी, कहाँ की घटना है, किस समय की है, किस काल की है, ठीक है, किस ऐतिहासिक पीरियड की है, सब कुछ। ऑल ऑफ व्हिच इन इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, यानी कि कथानक और चरित्र दोनों के बारे में सब कुछ बताता है, कहाँ का कथानक है, कहाँ की बातें कही जा रही है। इसमें भौतिक स्थान, ऐतिहासिक युग, सामाजिक परिस्थितियां और वातावरण शामिल होता है, जो सभी पात्रों और कथानक को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। तो यही होता है आपका सेटिंग, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, एक्सप्लेन द टर्म एपिथेट, शब्द विशेषण। शब्द विशेषण यानी एपिथेट की व्याख्या कीजिए। शब्द विशेषण मतलब होता है ऐसा चीज जो कि किसी शब्द की विशेषता बताता है, उसी को शब्द विशेषण कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को शब्द विशेषण कहा जाता है, एपिथेट कहते हैं। तो कभी कभी क्या, नाटककार या कहानीकार जो होते हैं, पात्रों को रोमांचित करने के लिए, उनका परिचय देने के लिए बढ़ा चढ़ा कर कुछ बताते हैं, तो वही चीज होती है। एन एपिथेट इज अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज। एक विशेषण, एपिथेट, एक वर्णनात्मक शब्द या वाक्यांश होता है जो दैट इज रेगुलरली यूज टू कैरेक्टराइज अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग्स, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी चीज को चित्रित करने के लिए नियमित रूप से किया जाता है। ऑफ्टन रिप्लेसिंग इट्स एक्चुअल नेम, अक्सर उसके वास्तविक नाम को प्रतिस्थापित करते हुए उसके स्थान पर जब किसी संज्ञा
या सर्वनाम के स्थान पर हम उसके जैसा ही शब्द का प्रयोग करते जो उसका पूरा अर्थ दे दिए। जैसे कि ही एक प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे आप कहते तो वो तो चीज हो गया, लेकिन जैसे मान लेते हैं कि आपने लिखा कि गेंद, अब गेंद जो है लिख दिया काला गेंद, वो होता है आपका एपिथेट, ठीक है। काला गेंद नहीं, काला क्या है, एपिथेट है यहाँ पर। तो इस तरीके से उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे लिखिए एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखिए द वाइन डार्क सी, यानी कि गहरे शराब जैसा समुद्र। अब यहाँ पर समुद्र लिखने से भी काम चल जाता, लेकिन गहरा शब्द, शराब, गहरा मतलब कि बहुत ज्यादा शराब, गहरे शराब जैसा समुद्र। अब यहाँ पर ये कहना थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा इसका विशेषता बता रहा है समुद्र की, ठीक है। तो गहरे शराब जैसा समुद्र, या फिर कॉलिंग ओथेलो द मूर इज एन एपिथेट, यानी ओथेलो को अगर हम मूर कहें तो यह भी एक विशेषण ही होगा। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से विशेषण की बात हो गई, ओथेलो की बात हो गई, सॉरी ओथेलो कह रहा हूं, एपिथेट कहते हैं इसको, ठीक है। विशेषण को कहा जाता है, शब्द विशेषण को एपिथेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग सीन इन ओथेलो। ओथेलो की शुरुआती दृश्य का महत्व क्या है। ओथेलो एक नाटक है, इसके बारे में आपको बताना है। द ओपनिंग सीन इमीडिएटली एस्टेब्लिश द विलेन, शुरुआती दृश्य तुरंत खलनायक यानी इयागो, विलेन इयागो एंड हिज हार्टेड फॉर ओथेलो। शुरुआती दृश्य जो ओथेलो का है, तुरंत खलनायक इयागो जो है पात्र है, और ओथेलो के प्रति उसकी नफरत को, ठीक है। खलनायक जो होता है वो इयागो और ओथेलो के प्रति उसकी नफरत को स्थापित करता है, ठीक है। सेटिंग द टोन ऑफ बेट्रायल एंड मेलिस, जिससे विश्वासघात और द्वेष का माहौल जो है शुरुआती दौर में ओथेलो के बन जाता है। यानी इयागो और ओथेलो के प्रति उसकी नफरत, खलनायक, तुरंत खलनायक क्या करता है, इयागो और ओथेलो के प्रति उसकी नफरत को स्थापित करता है, जिससे विश्वासघात और द्वेष का माहौल क्रिएट हो जाता है शुरुआती दौर में। इसके अलावा इट्स आल्सो इंट्रोड्यूस द सेक्रेट मैरिज बिटवीन ओथेलो एंड डेस्डेमोना, विच, यानी यह ओथेलो और डेस्डेमोना के बीच गुप्त विवाह का भी परिचय देता है। विच, जो सर्व्स एज द कैटलिस्ट फॉर द ट्रेजिक प्लॉट, जो दुखद कथानक के लिए उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ओथेलो और डेस्डेमोना के बीच जो गुप्त विवाह होता है उसका भी परिचय देता है शुरुआती दौर, जो दुखद कथानक के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, और इस तरीके से एक मोटिवेटर का फैक्टर जो है काम करता है ये शुरुआती दौर जो होता है ओथेलो का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट प्रूफ डज इयागो यूज टू convince Roderigo that Cassio and Desdemona are lovers। यागो रोडेरिगो को यह समझाने के लिए क्या सबूत इस्तेमाल करता है कि कैसियो और डेस्डेमोना प्रेमी हैं। यागो प्रोवाइड्स टू मेन प्रूफ्स, यागो रोडेरिगो को दो मुख्य सबूत यानी झूठ देता है, लाइज, टू रोडेगियो। फर्स्ट, he claims he saw Cassio and Desdemona talking privately and holding hands, यानी कि यह दावा करता है, पहला झूठ ये इसका है यागो का, यागो रोडेरिगो को दो मुख्य सबूत प्रस्तुत करता है रोडेरिगो को कि जो है ये क्या नाम है, कैसियो और डेस्डेमोना आपस में प्रेमी है। और पहला दावा ये करता है कि उसने कैसियो और डेस्डेमोना को निजी तौर पर, प्राइवेट तौर पर बात करते हुए देखा, और हाथ होल्डिंग हैंड यानी हाथ पकड़े हुए देखा, हाथ पकड़ करके प्राइवेटली दोनों लोग बातचीत कर रहे थे, इसीलिए ये दोनों आपस में प्रेमी है, ऐसा जो है रोडेरिगो को बताता है कौन, इयानो, ठीक है। सेकंड जो होता है वो क्या है, सेकंड की बात की, सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यानी इस दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, ही टेल्स रोडेरिगो, वह रोडेरिगो को बताता है कि क्या बताता है कि दैट ही हियर्स कैसियो व्हिल स्लीपिंग क्राइंग आउट डेस्डेमोनाज नेम एंड किसिंग
हिम या हिम यहाँ पर इयागो के लिए आया है। तो कहता है कि उसने कैसियो को सोते समय डेस्डेमोना का नाम चिल्लाते हुए देखा है। जब कैसियो सो रहा होता है तो डेस्डेमोना का नाम चिल्लाता है और उसे उसे इयागो को चूमते हुए सुना है, यानी कि इयागो को चूमते हुए सुना था, गलती से इयागो को डेस्डेमोना समझ करके। ये बात वो बताता है। कैसियो विल स्लीपिंग crying out Desdemona's name and kissing him, यागो mistaking यागो for Desdemona। यानी कि दूसरा सबसे क्या है महत्वपूर्ण कि वह रोडेरिगो को बताता है, कौन, यागो, कि उसने कैसियो को सोते समय डेस्डेमोना का नाम चिल्लाते हुए सुना है और उसे चूमते हुए सुना था। ठीक है, किसको, यागो को चूमते हुए सुना था, मतलब यागो ने सुना था उसे चूमते हुए, गलती से यागो को डेस्डेमोना समझ करके। ठीक है, मतलब यागो को डेस्डेमोना समझ लिया था किसने, कैसियो ने, और यागो को यानी मुझे ही चूमते हुए, मतलब कि वो एक प्रकार से चूमने का प्रयास कर रहा था। तो ऐसे चीजें हमें बताई गई, ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट आर द सिंबल्स इन द हियरी एप। नाटक द हियरी एप में प्रतीक क्या है? प्रतीक यहाँ पर क्या है, देखिए, यांग्स हेयरीनेस सिंबलाइज्ड प्रिमिटिव स्ट्रेंथ एंड द रॉ अनथिंकिंग लेबर क्लास। याक का बालों वाला होना आदिम शक्ति और कच्चे विचारहीन श्रमिक वर्ग का प्रतीक है। माइल्ड्रेड डगलस मिल्ड्रेड डगलस व्हाइट क्लोथ्स, उसके सफेद कपड़े, सिंबलाइज हर स्ट्रेल, उसके बांझ अलग थलग उच्च वर्गीय समाज और उसकी ठंडी पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एप यानी गोरिल्ला सिंबलाइज याक्स फाइनल आइडेंटिफिकेशन, वन मानुष याक के प्राकृतिक क्रूर बल के साथ अंतिम पहचान का प्रतीक है, जो उसकी मानवीय पहचान के नुकसान को उजागर करता है। विद द नेचुरल ब्रूट फोर्स हाईलाइटिंग हिज लॉस ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न, व्हाट इज विली लोमेंस जॉब इन द प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन। नाटक डेथ ऑफ अ सेल्समैन में बिली लोमन का काम क्या है? तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन नाटक में बिली लोमेन जो पात्र है, इसका क्या काम है? बिली लोमेन इज अ अगिंग ट्रेवलिंग सेल्समैन हु सेल्स गारमेंट्स एंड एक्सेसरीज। बिली लोमेन एक वृद्ध यात्रा करने वाला विक्रेता है, सेल्समैन है, जो वस्त्र और सहायक उपकरण को बेचता है। ठीक है, he travels across New England, often driving long distance, but struggle to make sales and eventually fired by his young boss। वह न्यू इंग्लैंड में लंबी दूरी की यात्रा करता है, लेकिन बिक्री करने के लिए संघर्ष करता है और अंततः उसे उसके युवा मालिक के द्वारा नौकरी से निकाल दिया जाता है। यही कहानी है इसमें। ठीक है, इसकी किसकी, जो है बिली लोमन जो है वही वृद्ध व्यक्ति है जो बड़ी यात्रा करता है बेचने के लिए, लेकिन वो बेच नहीं पाता है चीजों को, इसलिए उसका बॉस उसको निकाल देता है नौकरी से। इसकी यही भूमिका है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, पूरी कहानी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी ये छोटे क्वेश्चन के माध्यम से नहीं समझ में आएगा। राइट इन वेरी शॉर्ट द पर्पज ऑफ पैडी एंड यांग्स इनकाउंटर इन द हियरली एप्स फर्स्ट सीन। पहले दृश्य में पैडी और यांग की मुलाकात का उद्देश्य बहुत संक्षेप में लिखिए। द इनकाउंटर कॉन्ट्रास्ट पैडीज nostalgic view of the past when work and dignity with Young's belief that he is the essential powerful force of modern industry। यह मुलाकात पैडी के अतीत के उदासीन दृष्टिकोण, जब काम में सम्मान उसको मिलता था, उसको यांग के इस विश्वास के साथ विपरीत करती है कि वह
कि वह आधुनिक उद्योग की आवश्यक शक्तिशाली शक्ति है। इट इस्टेब्लिश द प्लेज, यह नाटक की केंद्रीय विषय को, सेंट्रल थीम को क्या करता है, द लॉस ऑफ आइडेंटिटी इन द मैकेनिकल इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, यह नाटक के केंद्रीय विषय को स्थापित करता है, यांत्रिक औद्योगिकृत दुनिया में पहचान का नुकसान। ठीक है। सेक्शन बी की अगर बात की तो सेक्शन बी में यहाँ पर जो है इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्द में आपका होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। पहला प्रश्न भैया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑथरियल इंस्ट्रूशन, यानी कि लेखक का हस्तक्षेप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑथोरियल इंट्रूजन इज अ नैरेटिव टेक्निक, लेखक का हस्तक्षेप एक कथात्मक तकनीक है जहां लेखक सीधे पाठक को संबोधित करता है, कहानी की दुनिया से बाहर कदम रखता है। ठीक है। वेयर द ऑथर डायरेक्टली एड्रेस द रीडर और ऑडियंस स्टेपिंग आउटसाइड द स्टोरीज वर्ल्ड, यानी कि ये कहानी के वर्ड से, कथानक के वर्ड से थोड़ा बाहर निकल के बात करता है, उसमें अपना कुछ हस्तक्षेप करता है, अपने जो है दिमाग से कुछ लिखता है, यानी खुद खुद का भी उसमें कंट्रीब्यूशन। दिस टेक्निक ब्रेक्स द फोर्थ वॉल, यह तकनीक चौथी दीवार को तोड़ती है। ऑफ्टन टू प्रोवाइड कमेंट्री, अक्सर टिप्पणी प्रदान करने, ऑफर मोरल गाइडेंस, नैतिक मार्गदर्शन देने में पाठक को ये लेखक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और एक्सप्रेस अ पर्सनल ओपिनियन, या घटनाओं या पात्रों पर व्यक्तिगत राय भी आप जो है एक लेखक देता है। द इवेंट्स और कैरेक्टर्स, व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के लिए जो है ये एक लेखक जो होता करता है, चीजों का प्रयोग करता है, अपना हस्तक्षेप करता है उसमें कहानी में। इट वॉज कॉमन इन 18th एंड 19th सेंचुरी नोवेल्स, यह 18वीं और 19वीं शताब्दी के उपन्यासों में आम बात हो गई थी कि अपने विचार जो होते थे किसी पात्रों पर, किसी चीजों पर जो नाटक में आया है, उपन्यास में आया है, उस पर अपने विचार लेखक खुद देता था। इसी को हस्तक्षेप कहते हैं, या फिर इसी को जो है कहा जाता है, ये जो मैंने आपको बताया। बट इज बट इज लेस फ्रीक्वेंट इन मॉडर्न राइटिंग, लेकिन आधुनिक लेखन में कम होता गया है धीरे धीरे। एज इट कैन डिस्टर्ब द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, क्योंकि यह वास्तविकता के भ्रम को बाधित कर सकता है, यानी वास्तविकता को कम कर सकता है। लेखक अपने विचारों को जब उसने अपने आप का उड़ेलने का प्रयास करता है, तो ऐसे में कहानी का जो मूल तत्व होता है वो कहीं ना कहीं पे मर जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहा जाता है ऑथोरियल इंट्रूजन, जो लेखक अपने मन से किसी विचार को, किसी व्यक्ति पर अपने विचारों को व्यक्त करता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, राइट अ शॉर्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ डेस्डेमोना, डेस्डेमोना का एक संक्षिप्त चरित्र चित्रण लिखिए। डेस्डेमोना इज द यंग ब्यूटीफुल एंड नोबल वेनेटियन लेडी, डेस्डेमोना युवा है, सुंदर है और कुलीन वेनिस की महिला है। हु सेक्रेटली मैरीज ओथेलो, जो गुप्त रूप से मोरिस जनरल ओथेलो से शादी करती है, गुप्त रूप से, द मोरिस जनरल ओथेलो। डेमोनाज डेमोन्स्ट्रेटिंग इमेंस करेज एंड इंडिपेंडेंस, जो जबरदस्त साहस और स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है। डेमोन्स्ट्रेटिंग इमेंस करेज एंड इंडिपेंडेंस, यानी वो गुप्त रूप से शादी कर लेती है, जो उसके जबरदस्त साहस और स्वतंत्रता को दिखाता है इस नाटक में, डेस्डेमोना की। ठीक है। अगला, शी इज पोर्ट्रेड शी इज पोर्ट्रेड
एज प्योर इनोसेंट एंड लॉयल, उसे शुद्ध, निर्दोष और वफादार के रूप में चित्रित किया गया है। किसको? किसको? इसको, डेस्डेमोना को। हर लव फॉर ओथेलो इज जेन्युइन, ओथेलो के लिए उसका प्यार वास्तविक है, जेन्युइन है। बेस्ड ऑन हिज हेरोइक टेल्स, जो उसकी वीर कहानियों पर आधारित है, ना कि उसकी उपस्थिति पर। नॉट हिज अपीयरेंस, based on his heroic tales, not his appearance. She is portrayed as pure, innocent, and loyal. Her love for Othello is genuine, based on his heroic tales, not his appearance. ओथेलो के लिए उसका प्यार वास्तविक है, जो उसकी वीर कहानियों पर आधारित है, ना कि उसकी उपस्थिति पर आधारित है। आगे देखेंगे। हर ट्रेजिक फ्लो का दुखद दोष, आयरोनिकली विडंबना यह है कि इज हर अनवेवरिंग innocence and inability to comprehend evil. Iago plot are jealousy, Othello's race, leading directly to her unjust death. विडंबना यह है कि उसका अडिग निर्दोषता और बुराई, यागो की साजिश। यागो जो है वो डेस्डेमोना और इसकी शादी को लेकर के प्रसन्न नहीं था। यागो की साजिश या ईर्ष्या, ओथेलो का क्रोध को समझने में असमर्थता है, जो सीधे उसकी अन्यायपूर्ण मृत्यु की ओर उसको ले जाता है। तो इस तरीके से डेस्डेमोना जो है के बारे में साजिश करता है यागो, कहता है कि भाई ये जो है उससे दूसरे से प्रेम करती है। इस तरीके से पूरी साजिश से पूरी कहानी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेज टाइटल आर्म्स एंड द मैन, नाटक आर्म्स एंड द मैन के शीर्षक का क्या महत्व है उसके बारे में बताएं। देखिए, टाइटल आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स माने हथियार होता है, मैन माने आदमी, इज एन आयरोनिक इल्यूजन टू द ओपनिंग लाइन्स ऑफ वर्जिल्स एपिक पोयम द एनियड, यानी आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। शीर्षक आर्म एंड द मैन वर्जिल के महाकाव्य कविता द एनीड, हथियार और आदमी मैं गाता हूं, की शुरुआती पंक्तियों का एक विडंबनापूर्ण संकेत है। शुरुआती पंक्तियों में ही, ठीक है। द एनीड यानी कि उसमें गाया जाता है, गायन होता है। आयरोनिक सिग्निफिकेंस, विडंबनापूर्ण महत्व। विल द एपिक वेराइसिस हेरोइक वेलफेयर एंड ग्लोरी आर्म, जबकि महाकाव्य वीर, युद्ध और महिमा यानी हथियार की प्रशंसा करता है। Whose title is used to strife and romantic place, ideas and war. सौ का शीर्षक युद्ध के रोमांटिक, सॉज टाइटल, सॉज मतलब एक लेखक है सॉज, ठीक है। तो सॉज का शीर्षक युद्ध के रोमांटिक झूठे विचारों पर व्यंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखें। आगे बढ़िए। द ट्रू मैन, द मैन रिफर्स टू कैप्टन ब्लंसली, the chocolate cream soldier who is a practical professional soldier, prioritizing safety and chocolate over heroic change charges। the सच्चा आदमी, कैप्टन ब्लंटसली द चॉकलेट क्रीम सोल्जर को संदर्भित करता है, जो एक व्यवहारिक पेशेवर सैनिक है, जो वीरतापूर्ण हमलों पर सुरक्षा और चॉकलेट को प्राथमिकता देता है। सौ दिखाते हैं कि युद्ध का सच्चा आदमी एक व्यवहारिक यथार्थवादी होता है, ना कि एक रोमांटिक नायक। shows that the true man of war is pragmatic realist, not a romantic hero। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। राइट इन ब्रीफ ब्राम्बेटियोज रिएक्शन टू ओथेलोज मैरिज टू डेस्डेमोना, ओथेलो से डेस्डेमोना के विवाह पर ब्राम्बेटियो की प्रतिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्राम्बेटियो, ब्राम्बेटियो अ पावरफुल
Venetian senator and Desdemona's father is furious and deeply shocked by the secret marriage। तो जो डेस्डेमोना और इसकी ओथेलो की शादी हुई थी उसको लेकर के वो उसका पिता है सीनेटर ब्राम्बेटियो एक शक्तिशाली वेनिस का सीनेटर है और डेस्डेमोना के पिता है। गुप्त विवाह से क्रोधित है और बहुत सदमे में है क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये शादी कर लिया है। एक्यूजेशन की बात की जाए तो यानी कि आरोप ये है कि ही इमीडिएटली एक्यूज ओथेलो ऑफ यूजिंग विथ क्राफ्ट, यानी वह तुरंत ओथेलो पर अपनी बेटी को चुराने के लिए जादू टोना जादू और दवाओं का उपयोग करने का आरोप लगाता है। कौन? उसका पिता ब्लंटसली उसका पिता जो है, ठीक है। एंड ड्रग्स टू स्टील टू डॉटर बिलीविंग शी शुड नेवर willingly marry a Moor, यानी a thing so opposite to marriage। तो दवाओं का कहता कि आरोप लगा कि तूने जादू टोना किया है या दवाओं को खिला दिया है, मेरी बेटी को आपने अपने बस में कर लिया है। यह मानते हुए कि वह कभी भी स्वेच्छा से एक मूर से शादी नहीं कर सकती, यानी ओथेलो से शादी नहीं कर सकती, इसलिए जो है आपने ऐसा किया है। He brings Othello before the Duke, वह ओथेलो को ड्यूक के सामने लाता है। Demanding his arrest and punishment, उसकी गिरफ्तारी और सजा की मांग करता है। His disbelief underscores the deep-seated racial produced in Venetian society, उसका अविश्वास वेनिस समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए जातीय पूर्वाग्रह को रेखांकित करता है कि ये उल्टी शादी कैसे हुई। सेक्शन सी की बात की जाए तो इसमें आपको एक ही क्वेश्चंस करना होता 300 शब्दों का, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं और पेपर में सारे क्वेश्चंस पूछे गए। पेपर के क्वेश्चन से बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो देखते रहे भाई प्रश्न। डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ चॉकलेट क्रीम सोल्जर इन आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन में चॉकलेट क्रीम सोल्जर के चरित्र का वर्णन कीजिए। द चॉकलेट क्रीम सोल्जर इज कैप्टन ब्लंटसली। चॉकलेट क्रीम सोल्जर कैप्टन ब्लंटसली ही है, ठीक है। A Swiss mercenary fighting for the सर्बियन आर्मी, जो सर्बियन सेना के लिए लड़ रहा है और एक स्विस भाड़े आर्मी। एंड ही इज द embodiment ऑफ द प्लेज रियलिस्टिक थीम अबाउट वार। क्या करता है वो? एक स्विस भाड़े का सैनिक है और वह युद्ध के बारे में नाटक के यथार्थवादी विषय का प्रतीक है। आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक, एक व्यवहारिक यथार्थवादी। ब्लंटसली इज द कंप्लीट एंटीथेसिस यानी अपोजिट ऑफ द रोमांटिक हीरो। ब्लंटसली रोमांटिक नायक सर्जियस का पूर्ण विपरीत है। रोमांटिक हीरो सर्जियस, he does not believe in heroic glory or noble death। वह वीर महिमा या महान मृत्यु के विश्वास में विश्वास नहीं करता। he is pragmatist who views war as a miserable technical job। वह एक व्यवहारिक व्यक्ति है जो युद्ध को एक दयनीय तकनीकी काम के रूप में युद्ध को देखता है, ना कि युद्ध में मरने को बहुत ज्यादा महिमा मंडन की बात करता है। He famously carries, कौन? चॉकलेट जो क्रीमी सोल्जर है वो, यानी ब्लंटसली। He famously carries chocolate creams instead of categorized in his punch, symbolize that for a soldier hunger and basic
comfort are more important than futile heroics। यानी वह अपनी थैली में कारतूस के बजाय चॉकलेट क्रीम ले जाने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए उसको चॉकलेट क्रीमी सोल्जर कहते हैं। जो यह दर्शाता है कि एक अनुभवी सैनिक के लिए भूख और बुनियादी आराम व्यर्थ की वीरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्लेमनेस एंड कॉम्पेटेंस, शांति और क्षमता। Despite being an intruder, he remains calm and processes high professional competence, accurately assessing the military situation। घुसपैठिया होने के बावजूद वह शांत रहता है और उच्च पेशेवर क्षमता रखता है। वह सैन्य स्थिति का सटीक आकलन करता है, जो बल्गेरियाई अधिकारियों के शौकियापन के विपरीत है। मिलिट्री सिचुएशन विच कॉन्ट्रैक्ट्स शार्पली विथ द blustering amateuring of the बुल्गेरियन ऑफिसर्स। वो ऐसा घुसपैठिया होने के बावजूद भी वह शांत रहता है, उच्च पेशेवर क्षमता रखता है, सैन्य स्थिति का सटीक आकलन करता है बुलंदशली, जो बुल्गेरियाई अधिकारियों के शौकियापन के बिल्कुल विपरीत है। ह्यूमर, उसका चरित्र। ही कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय हिज ड्राई, फैक्चुअल एंड जेंटल ह्यूमर। उसका चरित्र उसके शुष्क, तथ्यात्मक और सौम्य हास्य से परिभाषित होता है। His stories about the realistic of war shock and eventually enlighten the romantic रायना। युद्ध की वास्तविकताओं के बारे में उसकी कहानियां रोमांटिक रायना को चौंकाती हैं और अंततः उसे ज्ञान प्रदान करती हैं। द मैन ऑफ द टाइटल, शीर्षक का आदमी। ब्लंटसली रिप्रेजेंट्स जॉर्ज ब्रैंड शॉज, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक लेखक है जिन्होंने, तो ब्लंटसली जो है, ब्लंटसली रिप्रेजेंट जॉर्ज बर्नार्ड शॉज आइडियल मैन, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के आदर्श आदमी का प्रतिनिधित्व करता है कौन? ब्लंटसली। वन हु वैल्यूज इफिशियंसी, कॉमन सेंस एंड ट्रुथ ओवर द डिल्यूशंस ऑफ क्लास एंड रोमांटिसिज्म। जो वर्ग और रोमांस के भ्रम पर दक्षता, सामान्य ज्ञान और सच्चाई को महत्व देता है। He successfully wins Raina's love and the respect of her family through his solid business sense and honestly, यानी वह अपनी ठोस व्यवसायिक समझ और ईमानदारी के माध्यम से रायना का प्यार और उसके परिवार का सम्मान सफलतापूर्वक जीत लेता है कौन? ब्लंटसली। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना का एक पात्र। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया। प्रश्न, डिस्कस ओथेलो एज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ओथेलो जो इनकी रचना है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, उसके त्रासदी के रूप की चर्चा करें। देखिए, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज लाइक ओथेलो, एडहियर टू, शेक्सपियर की त्रासदी जैसे ओथेलो कई विशिष्ट परंपराओं का पालन करती है। ठीक है, adhere the several specific conventions, the presence of great hero, a tragic flow leading to the hero's fall, the villain's malaise and a catastrophic ending। शेक्सपियर की त्रासदियां जैसे ओथेलो कई विशिष्ट परंपराओं का पालन करती है। एक महान नायक की उपस्थिति ओथेलो में है। नायक के पतन की ओर ले जाने वाला एक दुखद दोष होता है। खलनायक का द्वेष और एक विनाशकारी अंत होता है। इसी प्रकार की रचना को
त्रासदी कहते हैं, और ये ओथेलो में आपको दिखाई पड़ता है। पहली बात जो इसको सिद्ध करती है कि ओथेलो इनका ट्रेजिक जो है रचना है। द ट्रेजिक हीरो, दुखद नायक। ओथेलो इज अ ट्रूली ट्रेजिक फिगर, a respected general in the Venetian army, a man of noble stature and eloquent speech, yet he is an outsider, the Moor. ओथेलो वास्तव में एक दुखद व्यक्ति है। वेनिस सेना में एक सम्मानित जनरल, महान कद और वाक्पटु भाषण वाला व्यक्ति है, फिर भी वह एक बाहरी व्यक्ति यानी मूर है। इसीलिए इसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। द ट्रेजिक फ्लो हेमेरिटिया, उसका दोष है दुष्टता नहीं, बल्कि अत्यधिक ईर्ष्या और भोलेपन का संयोजन। हिज फ्लो इज नॉट वीकनेस बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसिव जेलेसी यानी ईर्ष्या एंड नेविवेट यानी भोलापन। ही इज क्विक टू बिलीव द वर्ड्स ऑफ द supposedly honest Iago over the integrity of his wife Desdemona। बल्कि वो अत्यधिक क्या करता है, अत्यधिक ईर्ष्या और भोलापन का संयोजन उसमें। वह अपनी पत्नी डेस्डेमोना की ईमानदारी के बजाय कथित तौर पर ईमानदार यागो के शब्दों पर जल्दी विश्वास करता है, अपनी वाइफ पर विश्वास नहीं करता, और वाइफ के बारे में जो बताता है यागो, ठीक है, वो उस पर विश्वास कर लेता है और अपनी वाइफ के प्रति विश्वास नहीं करता। द रोल ऑफ विलेन, खलनायक की भूमिका इसकी कब आती है। यही हीरो गुंडा बन जाता है, खलनायक बन जाता है। यागो एक्ट्स द इसेंशियल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ इविल एंड मैनिपुलेशन, यानी कि यागो बुराई और हेर फेर के आवश्यक बाहरी बल के रूप में कार्य करता है और बार बार इसको मोटिवेट करता है, मतलब मोटिवेशन कर देता है कि भाई तुम्हारी पत्नी ऐसे है वैसे है, ठीक है। नोन एज मोटिवलेस मैलिग्निटी, जिसे मोटिवलेस मैलिग्निटी यानी बिना कारण का द्वेष कहा जा सकता है। His cunning plot the destroy Othello by exploiting his insecurities is the primary driver of the tragedy। उसकी ईर्ष्या का फायदा उठा करके ओथेलो को नष्ट करने की उसकी चालाक साजिश त्रासदी का प्राथमिक चालाकी है, या एक प्रकार से यही होता है कि भाई वो जो है वो यागो की बात पर विश्वास कर लेता है, ना कि अपनी पत्नी। विनाश का यंत्र होता है, फिर ट्रेजेडी में यही होता है। द प्ले culminates in a catastrophic ending। ओथेलो मर्डर्स द इनोसेंट डेस्डेमोना, अपनी पत्नी को मार देता है। नाटक एक विनाशकारी अंत के परिणत होता है। ओथेलो निर्दोष डेस्डेमोना की हत्या कर देता है, अपनी भयानक गलती का एहसास करता है और फिर खुद की जान ले लेता है। पूरी घरेलू और सार्वजनिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है, जो नायक के दुखद भाग्य और बुराई की विनाशकारी शक्ति की पुष्टि करती है। तो यही होता है, दूसरे की बातों पर विश्वास करने से क्या होता है, लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। ओथेलो मर्डर्स द इनोसेंट, यानी कि जो उसकी वफादार वाइफ है उसको मार देता है, डेस्डेमोना को। रियलाइज हिज हॉरिएबल मिस्टेक, जब उसको याद आता है कि मैंने गलती करी है, एंड देन टेक्स हिज ओन लाइफ, ये खुद अपनी लाइफ को खत्म कर देता है। द इंटायर डोमेस्टिक एंड पब्लिक ऑर्डर इज डिस्ट्रॉयड, उसका जो है पूरा घरेलू संबंध सब बर्बाद हो जाता है। कन्फर्मिंग द ट्रेजिक फेट ऑफ द हीरो एंड द डेवेस्टेटिंग पावर ऑफ इविल, यही जो है आप देखिए ट्रेजेडी में आपको यही चीजें दिखाई पड़ती है, जो नायक के दुखद भाग्य और बुराई की विनाशकारी शक्ति की पुष्टि करती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, डेथ ऑफ सेल्समैन के विषय पर, नाटक डेथ ऑफ सेल्समैन के विषय पर चर्चा कीजिए। ये भी एक नाटक है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इस तरीके से कई सारे नाटक है, इन पर चर्चा होती रहेगी, ठीक है। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा खुद भैया, ठीक है। चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपका हो गया, ठीक है। बाकी आपका क्लास मैं लेता रहूंगा। तो ये सब आपका सब्जेक्ट था, इस पर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं 99 84 039
139। ठीक है, अभी के लिए कुछ भी नहीं होने वाला था, मैंने कहा कुछ आपको दे दिया जाए। 99 84 039 139 पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, किस सेमेस्टर में आप? थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, इस दोनों की बात की जाए, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का फीस 150 है। उसको ज्वाइन करने के लिए तो आप 150 पेमेंट करेंगे, स्कैनर भेजा जाएगा आपके पास, उसी स्कैनर पर आपको 100 फीस जमा कर देने हैं एक सेमेस्टर के लिए। अगर केवल थर्ड सेमेस्टर का नोट्स प्राप्त करना है तो 100 फीस। अगर आपका दोनों सेमेस्टर का, थर्ड एंड फोर्थ दोनों का लेना है तो आपका 150 फीस लगेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, जैसे आपका मेजर, माइनर, को करिकुलर, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। जो जो आपका सब्जेक्ट होगा उन सभी के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, इंग्लिश का कम वीडियोस है, इंग्लिश का कम नोट्स होता है, लेकिन ये नोट्स जो पीछे आपका चल रहा है, ऐसे नोट्स आपको मिल जाएंगे अंग्रेजी के। ऐसे और भी व्यवस्था करने का प्रयास रहेगा, वैसे और भी नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। इंग्लिश के कई सारे ऑब्जेक्टिव नोट्स भी हैं। हिंदी मतलब ये वाला नोट्स तो आपका होगा, पेपर पूरा साल पेपर भी मिलेगा, पेपर का साल वाला पूरा मैंने सॉल्व करके दे रहा है, तो पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें, इस नंबर पर एसएमएस करेंगे 99 84 039 139 पर और जुड़ जाए। फोर्थ सेमेस्टर की क्लास शुरू होने वाली है जनवरी के महीने से। आप उसके लिए जो है चाहे तो अभी से पेमेंट करके आप जो है अपना नामांकन करवा सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं 100 रुपए, या मेरे हिसाब से आप थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए 150 रुपए फीस जमा करके आप दोनों की फीस जो है ज्वाइन कर सकते हैं वहां से थर्ड सेमेस्टर उसमें। देखिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस है जियोग्राफी, जैसे आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत कुछ भी आपका होगा, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के उस्ते, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा जनरल चंद्रशेखर छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, रज्जो भैया विश्वविद्यालय, और आपके जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी, माँ विंध्यवासिनी। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमें बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।